हमारा प्रतिनिधि जैसे व्यवहार करता है उससे पार्टी की इमेज बनती है, पार्टी को हम प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम मन माने कुछ भी बातें करें। और उसी का नतीजा ये है कि इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब राइट टाइम आया टिकट देने का सबको साइड लाइन कर दिया। इसलिए ये मोदी जी की जो पहचान है वो यही पहचान है। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी इस देश में है, उनके मन में जो डर है, भय है, संकोच है, या जो ब्रिज है, गैप है, उसको कैसे आप पाटेंगे? डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कोई हम कोई उपकार थोड़ी कर रहे हैं मुसलमान पर, वो भी इस देश के नागरिक है, इस भूमि के पुत्र है, तो उनको भी बराबरी का पूरा अधिकार है। ओवैसी साहब जैसे लोग ये आरोप लगाते हैं कि साहब आप चुन चुन करके मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं उनके घरों पे, इन लोगों को कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे? कोई भी सज्जन आदमी पर कोई, अभी लोगों ईडी की चर्चा करते हैं, सीबीआई की चर्चा करते हैं, मुझे बात बताइए। आप ईडी की बात कर रहे हैं, कहा ये आरोप विपक्ष ये लगाता है कि साहब जो कंपनियां आपको चंदा देती हैं उनके यहाँ आप ईडी नहीं भेजते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला लिया, जितने आपकी पार्टी में बड़बोले नेता थे, माफ कीजिएगा, एक के बाद एक सबके टिकट काट दिए, सख्त संदेश दिया है। और जो जो क्रिमिनल है, वो राजनीतिक रहे या ना रहे, वो उद्योगपति रहे या कोई सामान्य रहे, हर एक पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सामान्य आदमी को इसका दुख नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा आपके मुख्यमंत्री, उनका नाम आता है, चौहान साहब का बॉम्बे से नाम आता है कि ये सारे के सारे लोग आरोपी थे, टीएमसी के कई सारे लोगों का नाम आता है कि आरोपी थे। भाजपा ने अपने वॉशिंग मशीन में सबको धुल दिया। एक चीज़ और बताएं आप श्याम जी, कि माना यह जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को जनता तीसरा कार्यकाल देती है तो एक बहुत बड़ी उदारवादी छवि लेकर के सामने आएंगे, नोबेल प्राइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं क्रिमिनल लोगों पे कार्रवाई कर रही हैं, विपक्ष कह रहा है जो क्रिमिनल मुसलमान नाम जुड़ा हुआ है उस पर आप कार्रवाई करते हैं, बाकी पे नहीं करते। ऐसा नहीं है। यूपी में मुझे मालूम है, वो दुबे जो ब्राह्मण परिवार से आते थे, वो गुंडागर्दी का उनका इतिहास रहा है, क्रिमिनल इतिहास रहा है। मुसलमानों के साथ आप टिकट नहीं देते हैं, आप कहते हैं कि विकास में हम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपराधी जो है उसको हम करते हैं, लेकिन टिकट तो आप नहीं दे रहे हैं ना। टिकट कैसे मुसलमान आएगा, लड़ेगा कैसे, लोकसभा में अपनी बात रखेगा? आपकी सरकार में नफरत ज़्यादा बढ़ी है, सीए के जरिए से आप मुसलमानों को निकालना चाहते हैं, और नागरिक संशोधन बिल ला करके जो है आप मुसलमानों पर कार्रवाई करना चाहते हैं। आप और सारे ऐसे बिल लाते हैं, चाहे समान नागरिक संहिता को लेकर के, उसके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आप जाते हैं। कैसे आप इनको शांत करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है। देश के आजादी से जब मुस्लिम समुदाय जिन्होंने भारत को स्वीकारा, पाकिस्तान जाने का मामला सामने होते हुए भी उन्होंने सोच समझकर भारत का चयन किया, तो ऐसे लोग हमारे पास दुय्यम नागरिकता कैसे हो सकते हैं? मणिपुर में गए कुछ 5-7 महीनों में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इससे हम भी खुश नहीं है कि ये जो कोई विभाजन हुआ, नेचुरल कोर्स में धीरे धीरे वापस ये नेचुरली इकट्ठा हो जाएंगे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्याम जाजू मौजूद हैं। पार्टी के आप उपाध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, कई सारे संगठनों का आपने नेतृत्व किया है। आज दिल्ली में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, इन सारी चीजों पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी क्या खड़ी है, बीजेपी के मन में क्या चल रहा है, और बीजेपी को क्या लगता है कि 4 जून को क्या होने वाला है। श्याम जाजू जी, वतन समाचार में आपका स्वागत। नमस्कार। श्याम जाजू जी, दिल्ली के स्तर पर आपकी पार्टी ने एक कैंडिडेट को छोड़ करके सबको बदल दिया। क्या पार्टी को खुद पर भरोसा नहीं था, या इनके परफॉर्मेंस पे नहीं था, या पार्टी को नया प्रयोग करना था? लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र वाले देश में नई नई लीडरशिप आना, उसको एस्टेब्लिश होना और उसने जनता का काम करना, ये एक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कभी घरानेशाही, परंपरावाद, एक ही खानदान में सब लीडरशिप, ऐसा कभी नहीं करते हैं।
नेतृत्व को चेंज करते रहते हैं। जैसे हमने निगम पार्षदों के चुनाव में भी पुराने निगम पार्षदों को हटाकर सबको नए देने का प्रयोग किया था, लोगों ने उसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए पुरानों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या पार्टी को अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये दोनों मुद्दों में ताकत नहीं है। नए नए लोग आते रहने चाहिए और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसको आगे डेवलप करना चाहिए, इससे नई लीडरशिप तैयार होती है। यानी आपको ये लगता है कि हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लोगों का एडजस्टमेंट हो, हर आदमी को मौका मिले परफॉर्मेंस करने का? निश्चित रूप से नए नए लोगों को आने के लिए, अगर जब तक पुराने लोग अपनी जगह खाली नहीं करेंगे तब तक नए लोग आ नहीं सकते, और नए लोग आने से नया उत्साह, नई उमंग से लोग काम भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी, हेल्थी इस प्रकार की प्रक्रिया है। दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है, जयप्रकाश अग्रवाल को उतारा है परवीन खंडेलवाल के खिलाफ, मनोज तिवारी के खिलाफ भोजपुरी वर्सेस भोजपुरी या बिहार का एक नए लड़के को उतारा है, और उसके साथ उदित राज को, इस कॉम्बिनेशन को आप किस तरह देख रहे हैं? कैसे आप टक्कर दे पाएंगे? एक तो कांग्रेस को अपने उम्मीदवार घोषित करने में इतना लेट हुआ। हमने उम्मीदवार घोषित करके 1 महीना पूरा हो गया, आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार घोषित किए, पर कांग्रेस के उम्मीदवार आने में इतनी देरी होती है। इसका ही मतलब इस प्रकार के सक्षम उम्मीदवारों की वहां पर जो एब्सेंस था, उसका अभाव था, वो इससे व्यक्त हो रहा है। और अभी जिस प्रकार के हर पार्टी अपना अच्छे से अच्छा उम्मीदवार उतारने की कोशिश जरूर करती है, पर जहां तक दिल्ली का सवाल है, गए 2 टर्म में भी हमने देखा है दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और अच्छे मार्जिन से जीती है। तो इस बार भी हमारे मन में डाउट नहीं है, उम्मीदवार कोई भी आने दो, इतना देर लगना यही अपने आप में इनकॉम्पिटेंसी है कांग्रेस वालों की। कल तक आप पे आरोप लगता था आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम है, आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? दोनों पार्टियों में तो एक विशेष बात है। एक समय यही केजरीवाल रामलीला मैदान में बैठे थे कि ये सब लोगों को अरेस्ट करो, भ्रष्टाचारी ये सब लोगों को राजनीति से बाहर निकालो, और आज जिनको बाहर निकालने के लिए, जिनको जेल में जाने के लिए वो कह रहे थे, वो ही सब नेता वापस एक बार रामलीला मैदान में इकट्ठा आते हैं और वो केजरीवाल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड रखना कि भाई लोगों को कुछ समझता नहीं है, लोग बहुत जल्दी भूल जाते, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। आपने कब क्या स्टैंड लिया था, फिर आपने क्या बोला। आज जिस घोटाले के कारण केजरीवाल जी जेल में है, वो घोटाले की शुरुआत, उसका पर्दाफाश करने का काम तो कांग्रेस ने किया। अजय माकन जी ने पहली एफआईआर दर्ज कर इसका सब ब्यौरा जनता के अदालत में, जनता के डोमेन में रखा, और उसके बाद ये केस चालू हुआ है। आज वो कैसे पीछे जा सकते हैं? और वो पीछे गए भी तो जनता क्या भूल जाएगी? तो मुझे नहीं लगता। ये तो जनता के आंख में धूल झोंकने का काम दोनों पार्टियां कर रही है, दोनों की क्रेडिबिलिटी कम हो गई है, और दोनों को ऐसा लगता है कि एक दूसरे के आधार लिए बगैर वो दिल्ली में खड़े ही नहीं रह सकते। इसलिए कांग्रेस को एक समय तो इसी आम आदमी पार्टी ने, अभी 1 महीना पहले इनके प्रवक्ता ने कहा था कि कांग्रेस को एक भी सीट का वजूद नहीं है जो दिल्ली में हमसे सीटें मांग रहे हैं। अब ऐसे भाषा सुनकर भी कांग्रेस वाले उनके ही साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो उन दोनों की मजबूरियां तो हम समझ सकते हैं। आप केजरीवाल के जेल में जाने की बात कर रहे हैं, आप पार्टी लगातार आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर यह आरोप लग रहा है कि शराब घोटाले के असली जो मुजरिम है वो भाजपा है। ऐसा है, असली मुजरिम कौन है, किसका कितने डेप्थ में उसमें संबंध है, वो सब बातें न्यायालय में आने वाली है, वो सब लोगों के सामने आने वाला है। सवाल यह है, रूलिंग पार्टी होते हुए आप इस प्रकार का कैसे बदलाव कर सकते जिसमें सरकार का नुकसान हो रहा है, जिसमें व्यापारियों का फायदा हो रहा है, वो व्यापारी जो अपना फायदा का कुछ हिस्सा आपको दे रहे हैं। ये सब बातें पब्लिक डोमेन में बहुत स्पष्ट है। या खुद के उनका जो घर बनाने का जो विषय है वो भी लोग समझ रहे हैं कि भाई आप अपने घर में जो जिम लगाते हैं उसका हर महीना 10 लाख रुपए किराया, और वही बेटे के कंपनी को जाता है। तो ये देश की, दिल्ली की जनता तो सोचने वाली, समझने वाली जनता है। ये दोनों विषयों में उनका शीश महल बनाने की वाली बात हो या ये शराब घोटाले का मामला हो, इसमें इनका लोगों के मन में इमेज बहुत स्पष्ट हो गई है। अब कोई भी सिंपैथी केजरीवाल के बारे में लोगों के मन में नहीं है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला लिया,
जितने आपकी पार्टी में बड़बोले नेता थे, माफ कीजिएगा, एक के बाद एक सबके टिकट काट दिए, सख्त संदेश दिया है। ऐसा है, पार्टी हर अपने उम्मीदवार का भी परीक्षण करते रहती है, उसके परफॉर्मेंस का भी परीक्षण होता है, और किसी भी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है अपने पार्टी से अच्छी लीडरशिप समाज में जाए, जिसके कारण हमारा प्रतिनिधि जैसे व्यवहार करता है उससे पार्टी की इमेज बनती है, पार्टी को हम प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम मन माने कुछ भी बातें करें और उस पार्टी हमें तो भी बर्दाश्त करती रहे, ये सी तो पार्टी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक केडर पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, इसलिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने क्या करना और क्या नहीं करना इसके बारे में पार्टी बहुत सोचती है। अच्छा, एक बात और प्रधानमंत्री के बारे में कही जाती है कि वो बहुत गंभीरता से मुद्दों को लेते हैं, राइट टाइम का वेट करते हैं, बड़ा फैसला लेते हैं, और उसी का नतीजा ये है कि इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब राइट टाइम आया टिकट देने का सबको साइड लाइन कर दिया। इसलिए ये मोदी जी की जो पहचान है वो यही पहचान है, वो विजनरी नेता है, और विजन के साथ केवल विजन भी नहीं, विजन के साथ एक्शन भी है। हर बात जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मोदी की गारंटी की जो चर्चा पूरे देश में हो रही है कि लोग ऐसे नेता पर रिलाय करते हैं, भरोसा रखते हैं, ये जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन श्याम जाजू जी, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी इस देश में है, उनके मन में जो डर है, भय है, संकोच है, या जो ब्रिज है, गैप है, उसको कैसे आप पाटेंगे? ऐसा है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में हो, सरकारी जो जो स्कीम हो, घर अलॉट करने का विषय हो, इज्जत घर देने का विषय हो, मुद्रा बैंक लोन देने का विषय हो, ठेले वालों को लोन देने का विषय हो, इन सब बातों में मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या योगी की सरकार ने कहीं भी डिफरेंट नहीं किया है। सबको समान न्याय, सरकार सबकी है, वो किसी एक पार्टी की नहीं है, ना किसी एक जाति की, ना किसी धर्म की है। सरकारी स्कीमों का फायदा सबको मिलना चाहिए, और इसलिए मैं आज भी अनेक टीवी पे देख रहा हूं, अनेक मुस्लिम परिवार की महिलाएं, पुरुष आगे आके कह रहे कि हां, हमें मोदी जी का घर मिला है, हमें इज्जत घर मिला है, हमारे लोगों को नौकरियां मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कोई हम कोई उपकार थोड़ी कर रहे हैं मुसलमान पर, वो भी इस देश के नागरिक है, इस भूमि के पुत्र है, तो उनको भी बराबरी का पूरा अधिकार है। वो कोई अधिकार छीनने लगेगा तो हम उसके खिलाफ है। इसलिए डेमोक्रेसी में सबका साथ, सबका विकास, ये जो मोदी जी का मंत्र है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ओवैसी साहब जैसे लोग ये आरोप लगाते हैं कि साहब आप चुन चुन करके मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं उनके घरों पे, इन लोगों को कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे? किसी भी ऐसा है, राजनीति के लिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप करते रहना ये राजनीति में चलते रहेगा। फैक्ट क्या है, कोई भी सज्जन आदमी पर कोई, अभी लोग ईडी की चर्चा करते हैं, सीबीआई की चर्चा करते हैं, मुझे बात बताइए, 70 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में ईडी का जैसे परफॉर्मेंस रहा और इस कार्यकाल में रहा, कितना बड़ा 1 लाख करोड़ रुपया ईडी के माध्यम से हुआ है, जो कांग्रेस के टाइम 5000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे 70 साल में। तो ये जो पैसा है जो अवैध रूप से लोग लाते हैं, कोई उसमें जो वैध रूप से पैसा कमाया नहीं गया है, उसका अगर इंक्वायरी होती है और वो देश के विकास में पैसा आता है तो इसमें क्या बुरी बात है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून सबके लिए समान है। ओवैसी जी कुछ भी आरोप करते रहे, मोदी जी का एजेंडा स्पष्ट है और उनकी दृष्टि, नियत साफ है, देश को आगे ले जाने के लिए किसी भी बात में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप ईडी की बात कर रहे हैं, कहा ये आरोप विपक्ष ये लगाता है कि साहब जो कंपनी आपको चंदा देती है उनके यहाँ आप ईडी नहीं भेजते हैं। ऐसा आज तक किसी भी गुना, जिस पर गुना चल रहा है, ऐसी कोई कंपनी का एक भी केस बंद नहीं हुआ है, ना कोई राजनीतिक लोगों का केस हुआ। कल मैं किसी का सुन रहा था, क्या राजनीतिक लोगों को आप ईडी में लपेट कर आप उनको घर बिठाना चाहते हैं? टोटल जितने लोगों पर कार्रवाई उसमें 3% लोग केवल राजनीतिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है, और जो जो क्रिमिनल है वो राजनीतिक रहे या ना रहे, वो उद्योगपति रहे या कोई सामान्य रहे, हर एक पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सामान्य आदमी को इसका दुख नहीं है। जो गुनहगार है उसको शासन मिलना ही चाहिए। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का नाम आता है, हेमंत बिस्वा शर्मा आपके मुख्यमंत्री, उनका नाम आता है, चौहान साहब का बॉम्बे से नाम आता है कि ये सारे के सारे लोग आरोपी थे, टीएमसी के कई सारे लोगों का नाम आता है कि आरोपी थे,
भाजपा ने अपने वॉशिंग मशीन में सबको धुल दिया। आपने जो जो नाम लिए, ये तीनों नेताओं का, पहले जो तीनों नेता तो भाजपा में ही आए हुए हैं, अशोक चव्हाण हो, अजीत पवार हो या हेमंत बिस्व शर्मा हो, ये तीनों पर पुरानी जो जो कोई केसेस चल रही है उसकी एक भी केस बंद करने का हमने काम नहीं किया है। न्याय प्रक्रिया अपना काम कर रही है। किसी के गुने को ढकने का काम या किसी का समर्थन करने का काम हम नहीं करते। हाँ, पार्टी में आए हैं तो उनका सबका स्वागत है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, पर उनके कोई भी गुनाह का हमने समर्थन नहीं किया है, ना कोई कार्रवाई हमने रोकी है। एक चीज और बताएं आप श्याम जी, कि माना यह जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को जनता तीसरा कार्यकाल देती है तो एक बहुत बड़ी उदारवादी छवि लेकर के सामने आएंगे, नोबेल प्राइज हासिल करने की कोशिश करेंगे और दुनिया में भारत की एक अलग इमेज बनाएंगे। मोदी जी अपना व्यक्तिगत कोई उद्देश्य रखकर कभी कोई कार्यक्रम नहीं करते। उनके सामने देश का एजेंडा है, नेशन फर्स्ट। जब देश की तरक्की होगी, देश का कीर्तिमान सभी जगह स्थापित होगा, तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी का भी नेतृत्व आगे बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो कोई नोबेल पारितोषिक के लिए काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत इमेज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वो देश की इमेज बनाना चाहते हैं और आज हम अभिमान से कह सकते हैं मोदी जी के कार्यकाल में देश का माथा ऊंचा हुआ है, देश का हर आदमी इसका गौरव महसूस कर रहा है, देश में दंगे फसाद बंद हुए हैं, देश में कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है, क्रिमिनल लोगों पर कार्रवाई हो रही है और देश का विकास दिन प्रतिदिन आगे रफ्तार से बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं क्रिमिनल लोगों पे कार्रवाई कर रही हैं, विपक्ष कह रहा है जो क्रिमिनल मुसलमान नाम जुड़ा हुआ है उस पर आप कार्रवाई करते हैं, बाकी पे नहीं करते। ऐसा नहीं है। यूपी में मुझे मालूम है वो दुबे जो ब्राह्मण परिवार से आते थे, वो गुंडागर्दी का उनका इतिहास रहा है, क्रिमिनल इतिहास रहा है, उनकी भी इसमें डेथ हुई है, उन पर भी कार्रवाई में कोई हमने कुछ कोताही नहीं बरती है। तो मुझे नहीं लगता, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, वो कहां से भी आने दो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें ये सरकार किसी को भी साथ नहीं देती है, उस पर कार्रवाई करती है। आपका तीसरा कार्यकाल अगर जनता आपको देती है, क्या आपको लगता है कि 400 पार चले जाएंगे? हालांकि विपक्ष तो कह रहा है, राहुल गांधी चीख कर कह रहे हैं कि 180 पर हम रोक देंगे। पूरे देश में मोदी जी का 400 पार का नारा चल रहा है, कांग्रेस का 40 पार के लिए लड़ाई चल रही है। देश में इतनी विषम लड़ाई चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब छोटा सोचना लोगों ने बंद कर दिया। लोग विकास पर भरोसा करते हैं और विकास करने की क्षमता किसकी है ये लोग परखते भी हैं, जांचते हैं और उसके पीछे खड़े रहते हैं। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी के कार्यकाल पर लोगों का भरोसा है। हम निश्चित रूप से, पहली बार हम 282 थे, उसके बाद 303 हुए और एनडीए की तो समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। इस बार भी निश्चित रूप से हमारी संख्या बढ़ेगी और ये तो लोगों ने नारा पकड़ लिया है 400 पार का, निश्चित रूप से लोग उसको करके दिखाएंगे। मुसलमानों के साथ आप टिकट नहीं देते हैं, आप कहते हैं कि विकास में हम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपराधी जो है उसको हम करते हैं, लेकिन टिकट तो आप नहीं दे रहे हैं ना। टिकट कैसे मुसलमान आएगा, लड़ेगा कैसे, लोकसभा में अपनी बात रखेगा? भाई यही भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद को बनाती है। यही भारतीय जनता पार्टी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व रहा है, योगी जी के मंत्रिमंडल में भी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो केरल का गवर्नर मुस्लिम को करती है। तो ऐसा कोई हम भेदभाव नहीं करते। हाँ, जहां तक चुनाव जीतने का सवाल है, हर जगह पर पार्टी को चुनाव जीतना है, तो जीतने के आधार पर टिकट दिया जाता है, तो उसमें कोई ऐसा फर्क करते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। यानी आप कह रहे हैं कि अभी तक आपके पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं? ऐसा है ना, आज तक मुस्लिम और हिंदुओं में कांग्रेस ने जो बड़ी इतनी खाई कर रखी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुस्लिम समाज इससे दूर था। जब मोदी जी का कार्यकाल लोगों ने देखा है, अटल जी का कार्यकाल लोगों ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी नजदीक से लोग देख रहे हैं, तो लोगों का यह भ्रम निराश दूर हो रहा है और वो पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। जितने बड़े पैमाने पर वो जुड़ते जाएंगे, उतना जल्दी आपस में हमारा सलोखा हो जाएगा और स्वाभाविक रूप से ये जो खाई आपको लग रही है वो खाई रहेगी नहीं। एक चीज़ और बताइए, मणिपुर को लेके भी विपक्ष बड़ा हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे डालने की कोशिश कर रहा है, उसे आप कैसे टैकल करेंगे? नॉर्थ ईस्ट के विषय में मोदी जी की सरकार ने जितना काम किया आज तक कभी नहीं हुआ था। हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री वहां जाता था। खुद प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना टाइम दिया, कितना पैसा भेजा, ये सबके सामने है। नॉर्थ ईस्ट को मुख्य प्रवाह में लाने का काम इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है।
मणिपुर में गए कुछ एक 5-7 महीनों में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इससे हम भी खुश नहीं है। सरकार भी उस पर कार्रवाई कर रही है। देश के गृह राज्य मंत्री वहां 1 महीना जाकर वहां रहे और वहां 2 समुदायों में जिस प्रकार का आपसी तनाव निर्माण हुआ है, उससे बाहर निकालकर वहां भी शांति प्रस्तापित करना ये सरकार का अग्रक्रम है और बहुत ही जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा। एक डिजिटल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में कश्मीर के मुद्दे को भी समाधान कर देंगे। मोदी जी ने कहा है उनके दोनों भी कार्यकाल में जितना बोला उससे ज्यादा उन्होंने करके दिखाया है। इस बार भी उन्होंने कहा कि भाई जब स्टेबल गवर्नमेंट मुझे मिलेगी, पूरी मेजॉरिटी मुझे मिलेगी, तो देश के लिए ऐसी ऐसी कुछ बातें मैं करना चाहता हूं और ये इस प्रकार का उनका होमवर्क 12 ही महीने चलते रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से मोदी जी का तीसरा कार्यकाल उनके दोनों कार्यकाल को भी पीछे छोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित होने वाला रहेगा, इसके बारे में किसी के मन में डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बताएं, आपकी सरकार पे एक आरोप ये भी लगता है श्याम जी कि आपकी सरकार में नफरत ज़्यादा बढ़ी है। सीए के जरिए से आप मुसलमानों को निकालना चाहते हैं और नागरिक संशोधन बिल ला करके जो है आप मुसलमानों पे कार्रवाई करना चाहते हैं। आप और सारे ऐसे बिल लाते हैं, चाहे समान नागरिक संहिता को लेकर के, उसके खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ आप जाते हैं। कैसे आप इनको शांत करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है। आपने जितने भी बिलों की चर्चा की, इसमें से एक भी बिल मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। खुद अमित शाह जी ने कहा है कि हमारा सीएए का बिल, ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। देश के आजादी से जब मुस्लिम समुदाय जिन्होंने भारत को स्वीकारा, पाकिस्तान जाने का मामला सामने होते हुए भी उन्होंने सोच समझकर भारत का चयन किया, तो ऐसे लोग हमारे पास दुय्यम नागरिकता कैसे हो सकते हैं? उनको किसी को भी हटाने का इसमें एजेंडा नहीं है। तो गलत तरीके से मैं भी अमेरिका में कल जाऊं और मेरे पास वीसा खत्म हो गया तो मैं 1 घंटा रुक नहीं सकता। तो फिर भारत में ऐसा कोई आएगा तो ये क्या धर्मशाला है कि कोई आए जाए और देश का कुछ अस्तित्व नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है जब जब इन बातों का प्रशिक्षण लोगों तक ये बातें सही पहुंच रही है, और उन्होंने भी आश्वस्त किया लोगों को, किसी को डरने की बात नहीं है। जो यहां के नागरिक है वो यहां के नागरिक है, उसके लिए उनको कोई प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है। हां, गलत तरीके से कोई अगर आया है तो उसके लिए इस प्रकार का कानून, वो तो देश के हित में आवश्यक भी है। नहीं तो फिर संघ के अखंड भारत के एजेंडे को आप कैसे स्थापित कर पाएंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि नो बाउंड्री, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का फार्मूला दिया, उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम की बात आई, यशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शैलम न गुणो न धर्म की बात आई। तो कैसे आप लोगों को यकीन दिलाएंगे? ऐसा है, संघ भी जब जब इसका बातें मतलब अखंड करता है, भारत का मुद्दा तो झूठा है ना। संघ भी जब जब बोलता है, और योगी अरविंद जी ने भी जो 150 साल पहले बोल के रखा है कि ये जो कोई विभाजन हुआ नेचुरल कोर्स में धीरे धीरे वापस ये नेचुरली इकट्ठा हो जाएंगे। पर आज जहां तक भारत का सवाल है, ना पॉलिटिकल पार्टी का ये कोई एजेंडा है, ना संघ ये विषय बोलता है। ये देश की तरक्की होनी चाहिए, देश में सुख शांति रहनी चाहिए, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखना, ये तो भारत का एजेंडा है। विश्व कुटुंब की कल्पना हमने ही रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कोई आपस में विरोध है, ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्याम जाजू साहब, भारतीय जनता पार्टी की मुखर आवाज हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, पार्टी के सीनियर पदों पर रहे हैं, बहुत मुखर होकर के अपनी आवाज रखते हैं, ना मन में कोई दुई है, न द्वेष है, न खाई की बात करते हैं, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं और ये लोगों को दिल में डालने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबके लिए समान अवसर है, परफॉर्मर की जरूरत है, रिफॉर्मर की जरूरत है। इसीलिए पार्टी जात, बिरादरी और धर्म से ऊपर उठ करके परफॉर्मर लोगों को लाती है। आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।